नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब सवाल घर घर का। हमारे साथ आज हैं मैक्स अस्पताल की एसोसिएट डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर मोनिका महाजन और नेफ्रॉन क्लिनिक के चेयरमैन डॉक्टर संजीव बगई। डॉक्टर्स, आप दोनों का स्वागत है। फिर हम छोटे छोटे सवाल लेकर हाजिर हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स के सामने। डॉक्टर बगई, सबसे पहला सवाल आपसे, फ्रिज में सामान नहीं रखना है क्या? फ्रिज में सामान रख सकते हैं, जो नॉर्मल जो आप रूटीन किचन का सामान रख सकते हैं। आपने जैसे सामान घर में आए, खाली एक ही प्रिकॉशन रखना है कि जो चीजें धुल सके उनको साबुन के पानी से धो लीजिए और जो बाहर का जो पैकिंग है उसको आप फेंक दीजिए। अच्छा। किचन में जो लेडीज हैं या जेंट्स हैं या जो हेल्पर हैं, उनके हैंड वॉशिंग को आपने ज्यादा ध्यान देना है ताकि वो अपना हैंड क्लीन रखें। ओके, तो बस ये एहतियात बरतनी है। सामान, खाने पीने का सामान जो है वो फ्रिज में जरूर रख सकते हैं और फ्रिज का रखा हुआ सामान इस्तेमाल भी कर सकते हैं। करेक्ट। डॉक्टर मोनिका, सवाल कपड़ों का, क्या स्लीवलेस कपड़े पहन सकते हैं या फुल स्लीव ही पहनने हैं? अभी तक कोई भी स्टडी में ऐसा नहीं डॉक्यूमेंट हुआ कि कपड़ों के थ्रू वायरस का ट्रांसमिशन होता है, तो आप जैसा चाहें वैसे कपड़े पहन सकते हैं। और अब गर्मियां आ रही हैं तो लाजमी है कि आप हाफ स्लीव्स भी पहनेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप हाफ स्लीव्स पहन रहे हैं तो आप हाथ धोने के साथ साथ जो है वो अपने बाजू भी धो सकते हैं साबुन और पानी से। अदरवाइज कोई भी तरह का कपड़ा पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि वो बॉडी जितनी एक्सपोज रहे या बची रहे, ऐसा कुछ नहीं है? जितने एक्सपोज्ड एरियाज हैं बॉडी के उनको साबुन और पानी से धोना है। सो उसके लिए जरूरी है कि अगर आपने हाफ स्लीव्स पहना हुआ है तो आप बाजू तक साबुन का इस्तेमाल करें, बट अदरवाइज किसी भी तरह का कपड़ा पहनने में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा डॉक्टर बगई, सुबह टहलने की जो बात है वो उस पर कई राय आ रही है। अब सुबह टहलने जाएं न जाएं, जा सकते हैं? मेरा ख्याल ये इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं बहुत क्लियर है कि घर के बाहर आप मत निकलिए। अच्छा, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने एक बारी इसकी अगले कुछ दिनों में छूट दी तो आप बहुत से ज्यादा लोगों को देखेंगे सुबह मॉर्निंग वॉक जाने के लिए और फिर उसमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो घर के अंदर ही जो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करें। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मोनिका, अब घर में काम करने वालों को बुलाना शुरू कर दें अगर अलाउ हो जाता है तो? अगर आप बहुत सारे घर में काम करने वालों को घर में घुसा लेंगे तो आपको ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो है वो कम्युनिटी में स्प्रेड होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। अच्छा। अभी तक जो हम प्रिकॉशंस ले रहे थे वो सडनली जो है लोगों का रवैया चेंज हो जाएगा, लोग इतना सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेंगे, तो जितने लोग आपके घर में घुसेंगे उतने आपके चांसेस जो है इन्फेक्शन को पकड़ने के वो बढ़ते जाएंगे। सो कोशिश ये करें कि अभी तक तो आपको आदत होगी या बिना इनके काम करने की, तो बाद में भी जो है जो जितना मजबूरी है उतने काम वालों को घर में घुसाएं, बाकी सभी को नहीं घुसाएं। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि ये लोग इतने सालों से आपके साथ काम कर रहे हैं तो इनकी तनख्वाह नहीं काटें या इनको जो है वो नौकरी से निकालें नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वायरस जो है वो फैलना कम होगा तो सभी वर्कर्स को आप घर पे बुला सकते हैं, बट शुरू में सिर्फ जो जरूरी वाले वर्कर्स हैं उनको घर में घुसाएं। वो भी मास्क पहन कर रखेंगे जब वो घर में काम करेंगे, और उनको साबुन जरूर प्रोवाइड करें ताकि वो काम करने से पहले और काम करने के बाद जो है वो साबुन से हाथ जरूर धोएं। सो उनको समझाना बहुत जरूरी है, उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देनी है और साथ ही साथ उनको बताना है कि यदि उनको बुखार या खांसी है तो वो काम पे ना आए, वो छुट्टी लेके घर रह लें, पर काम पे आना जरूरी नहीं है क्योंकि आप उनकी तनख्वाह नहीं काटेंगे। जी, तो डॉक्टर बगई, इस केस में क्या मतलब जैसे डॉक्टर मोनिका कह रही हैं कि उनको देख लें, उनकी तबीयत भी खराब ना हो, ये भी चेक कर लें, तो क्या जो घर में काम करने वाले हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग, उनका टेम्परेचर नापना एक रूटीन बना लिया जाए? देखिए, जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो बहुत सुपरफिशियल स्क्रीनिंग, जैसे मास गैदरिंग्स एयरपोर्ट के द्वारा या कहीं कांग्रेगेशन के द्वारा, घर में ये इस तरह का थर्मल स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। अगर किसी हेल्पर या मेड या सर्वेंट या गार्ड को बुखार या सर्दी जुकाम बुखार हो, इस दरमियान मेरे ख्याल उनको लोकल डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि ध्यान से जांच की जाए कि ये इन्फेक्शन तो कैरी नहीं कर रहे उस प्रकार की। हर फीवर और हर खांसी जुकाम
कोविड इन्फेक्शन नहीं है, ये चीज जरूरी समझनी है। पर अगर उनको खांसी जुकाम या बुखार हो, मेरे ख्याल 3 या 4 दिन, इवन अप टू 5 दिन उनको काम पर मत बुलाइए, उनको घर में रखिए और उनसे संपर्क रखिए फोन पर चेक करने के लिए कि बुखार ज्यादा तो नहीं है, खांसी तो नहीं है। जो कोविड की जो बुखार और खांसी होती है उसका फीवर ज्यादा होता है और बहुत ड्राई हैकिंग कॉफ होती है ब्रेथलेसनेस के साथ। तो अगर वो नहीं है तो फिर घबराने की बात नहीं, पर उनको काम पर खांसी जुकाम और फीवर के दरमियान ना बुलाया जाए। और डॉक्टर बगई, स्टीम की जहां तक बात की जा रही कि स्टीम लेने से फायदा है, तो ये भाप या स्टीम रोज लेनी है? स्टीम में इसका कोई बेनिफिट या कोई रोल नहीं है। अच्छा। स्टीम और कोविड का कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। ये खाली उस चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो या एस्थमा हो, म्यूकस प्लग्स हो। पर वैसे स्टीम देखा जाए तो बहुत से पेशेंट्स फोन करते हैं कि मैं स्टीम ले लूं और पूरी फैमिली वो स्टीमर के पीछे घूमती रहती है। इसकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर मोनिका, आप भी ये कहेंगे स्टीम कोई रेगुलर रूटीन ना बनाया जाए? इनफैक्ट WHO के आप इंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि गार्गल हो या स्टीम हो, वो सिर्फ आपके अपने पर्सनल हाइजीन के लिए है। गार्गलिंग या स्टीम लेने से जो है वो कोविड-19 का डायरेक्ट कोई भी संबंध नहीं है। सो आप वैसे खांसी जुकाम से बचने के लिए जो है चाहे स्टीम ले लें चाहे गार्गल कर लें, पर उनका कोविड से कोई कंसर्न नहीं है। सो आप स्टीम लेने के लिए अगर एक ही स्टीमर जो है वो घर के सभी फैमिली मेंबर्स जो है वो शेयर कर रहे हैं तो प्रोबेबली वो ज्यादा अनहाइजीनिक है बजाय स्टीम लेने से कोई फायदा खास नहीं होने वाला है। और डॉक्टर मोनिका, लैपटॉप्स हैं, जैसे अब लैपटॉप पे खूब काम करना पड़ रहा है, तो इनको सैनिटाइज करना है? लैपटॉप के अंदर अगर आप कोई भी लिक्विड सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे तो आपको नया लैपटॉप जरूर खरीदना पड़ेगा और हजारों का खर्चा जरूर हो जाएगा। और मिल भी नहीं रहा, वो दुकानें ही नहीं खुली, मिलेगा भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत सारे लोग ये गलती कर चुके हैं और सैनिटाइजर से अपने लैपटॉप बर्बाद कर चुके हैं। सो लैपटॉप को सैनिटाइज नहीं करने की जरूरत है। लैपटॉप पे काम करने से पहले आप अपने हाथों को जरूर क्लीन कर लें साबुन और पानी से, उतना काफी है। और लैपटॉप्स जो है वो आपस में शेयर नहीं करें, अपना लैपटॉप अपने पास रखें, अपने कोलीग के साथ शेयर नहीं करें, बस उतना काफी है। लैपटॉप को कोई भी लिक्विड सैनिटाइजर से प्लीज इस्तेमाल नहीं करना। और डॉक्टर बगई, कुछ साफ करना ही हो लैपटॉप जैसी चीज या लैपटॉप ही, तो कितना या किससे साफ करें? सैनिटाइजर से तो नहीं करना है? या मेरे ख्याल ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो एडल्ट्स हैं, बच्चे हैं, एडोलेसेंट टीनेजर्स हैं, लैपटॉप या बाकी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। और एडल्ट्स तो क्या सारे के सारे सेल फोन्स इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि ये अलग अलग जगह पड़ी रहती हैं ये चीजें और उससे इन्फेक्शन आ सकती है। तो एक तो है अपना हाइजीन, जैसे हैंड वॉशिंग, जैसे डॉक्टर मोनिका ने कहा है। पर ये जो लैपटॉप एंड सेल फोन्स का एक सेपरेट स्टेरिलाइजिंग सोल्यूशन आता है जो स्क्रीन बचाए और जो बाकी जो सारे जो एरियाज हैं कीबोर्ड के उसको साफ रखे। तो उसका जो सोल्यूशन है, क्लीनिंग सोल्यूशन, वो अलग है, बट उसका रखना घर में वैसे भी अंतर जरूरी है ताकि वो सरफेस है आपकी स्क्रीन की या जो कीबोर्ड की वो साफ रहे। अच्छा डॉक्टर बगई, आंवला, नींबू, इन सब चीजों की बात हो रही है, तो ये ज्यादा खाना है, इससे कुछ फायदा है? ये सवाल मेरा ख्याल हर दिन कम से कम 10 बारी हर डॉक्टर को पूछा गया है। जी जी। मैं आपको डिटेल में ये बताता हूं, कोई भी होम रेमेडी या स्पेसिफिक फूड आइटम से ना कोई लाभ है ना कोई डिसबेनिफिट है। कोई भी आप चीज खाना चाहें वो आप खा सकते हैं। खाली इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका जो फूड हो जहां तक हो सके घर का फ्रेश, हाइजीनिक, होममेड, बैलेंस्ड डाइट हो। अक्सर फैमिलीज में देखा गया है, स्पेशली नॉर्दर्न इंडियन फैमिलीज में, कि वो अपना कोई नुस्खा, अपना कोई मिक्सचर बनाते हैं। कोई तोरी डाल रहा है, कोई करेला डाल रहा है, कोई बाकी चीजें डाल रहा है, कोई पत्ते डाल रहा है, कोई जड़ी बूटी डाल रहा है। समटाइम्स इस चीजों के साथ हानि भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। हमने ये बहुत बारी देखा है, स्पेशली डेंगू सीजन में लोग बहुत ज्यादा पपीते का छिलका और करेले के छिलके और ये सब इस्तेमाल करते हैं। वो प्लेटलेट्स बचाते नहीं। समटाइम्स हमने देखा है कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं इसके साथ। तो आपने कोई भी स्पेसिफिक कोई चीज के पीछे भागना नहीं है। जो आप नॉर्मली घर में खाते हैं
वही काफी है। डाइट का खाली एक चीज ध्यान रखना है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन होना चाहिए, यानी बैलेंस होना चाहिए, एडिक्वेट हाइड्रेशन होना चाहिए, मतलब पानी, दूध, चाय एडिक्वेट हो। अच्छा, तो डॉक्टर मोनिका फिर यानी कि ये नींबू आंवला, ये जो सिट्रस या विटामिन सी बढ़ाने के लिए, विटामिन सी बढ़ाने के लिए ये सब चीजें खाने के लिए ना की जाएं, या कर रहे हैं तो नुकसान भी नहीं है जैसे डॉक्टर बगई कह रहे हैं? ये सारी चीजों में विटामिन सी नेचुरल फॉर्म में है, तो ये ओवरऑल आप सारा साल ही जितना चाहें उतना खा सकते हैं, बट इनका कोरोना के साथ जो है वो कोई विशेष प्रोटेक्शन एलिमेंट नहीं पाया गया है। सो अगर आपको नींबू और आंवला वैसे पसंद है तो खाएं, बट उसके लिए कोरोना से बचने के लिए नींबू और आंवला खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो डॉक्टर मोनिका बेडशीट्स, चादरें ये रोज बदलनी है? वैसे ही रोज बदलनी चाहिए, लेकिन इसमें इस वक्त क्या खास ख्याल रखना है? नहीं, आप जितनी भी स्टडीज आप देखेंगे और WHO की गाइडलाइंस देखेंगे, उनमें क्लियरली बोला गया है कि ये कपड़ों के थ्रू जो है वायरस डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होता है। तो आप जो है वो बेडशीट्स और घर के जो कपड़े हैं वो जिस रूटीन से पहले वॉश कर रहे थे उसी तरह वॉश करेंगे, और नॉर्मल डिटर्जेंट और सोप के साथ ही इन चादरों को जो है वो वॉश करेंगे। इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना होता। सिर्फ प्रिकॉशन उन लोगों के लिए आती है जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं और घर में होम क्वारंटाइन पे हैं। सो जब उनकी चादरें या उनके कपड़े जो है वो वॉश कर रहे हैं तो उनको बेशक जो है वो आप ज्यादा फ्रिक्वेंटली वॉश कर लीजिए, या जो है वो वॉश करने के लिए जब उनके चादर या कपड़े उठा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप उसके बाद वो हाथ अपने मुंह या नाक को ना छुएं ताकि आपको उनसे ना इन्फेक्शन हो जाए। बट अदरवाइज जैसे आप सारा साल जो है वो कपड़े धो रहे थे, चादर धो रहे थे, साबुन और पानी या डिटर्जेंट से उसी तरह से करेंगे, अनटिल एंड अनलेस कि आपके घर में कोई कोरोना का पेशेंट है जो कि होम क्वारंटाइन पे है, तो तब आपको जो है वो ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। तो डॉक्टर बगई, ये बेडशीट्स की जहां तक बात हुई, जैसे डॉक्टर मोनिका कह रही हैं, अगर पेशेंट है तब तो ऑब्वियसली आपको ख्याल रखना है, लेकिन कुछ और कोई बुखार वगैरह है घर में, खांसी है, तब भी बेडशीट्स पर कुछ खास ध्यान देना है इस सीजन के लिए? जी जी, ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको दो पार्ट में आंसर करूंगा। देखिए, जो वेल टू डू फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वेल टू डू फैमिलीज, इंडिपेंडेंट बेडरूम्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग घर में भी रख रहे हैं, उनका जो शीट्स, बेड शीट्स, बाकी लिनन है, अक्सर साफ रहता है। बट मैं आपका अटेंशन इस चीज पर लेना चाहता हूं कि जो कम्युनिटी लिविंग में है, स्लम्स में है, क्लस्टर लिविंग में है, उनमें ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर वहां जो क्लोथिंग है, शीट्स हैं या बेड कवर्स हैं, वो अक्सर शेड होते हैं। रही बात खांसी जुकाम की, घर के अंदर या जो लोग स्पेशली स्लम्स में हैं, जो भी खांसी या जो भी जुकाम हो या जो भी स्नीजिंग हो, अगर वो ओपन एयर में हो या वो कपड़े में हो और वो कपड़ा कहीं पड़ा रहे, तो उसमें इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का रिस्क रहता है। तो अगेन, जैसे ज्यादा लोग जैसे कमरे में हो, स्लम्स में, अगेन आई एम मेंशनिंग स्लम्स, क्योंकि काफी जगह सारी मेट्रोज में क्लस्टर लिविंग और बहुत हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एग्जिस्ट करती है ये एरियाज, उसमें ज्यादा ध्यान देना है। बट जो नॉर्मल लिनन है, जैसे आप नॉर्मल मेंटेन करते हैं, नॉर्मली वॉश करते हैं, वो आप प्रोटोकॉल कंटिन्यू रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर बगई, अब पीने के पानी में कोरोना हो सकता है क्या? ये नहीं देखा गया, पर जो पीने का पानी वैसे ही इंडिया में कहा गया है कि उबाल के लिया जाए, स्पेशली जो स्मॉलर बच्चे हैं उनको तो उबाल के, प्रेग्नेंट मदर्स को उबाल के, अगर साफ पानी आरओ का ना मिले तो उबालिए। वैसे आरओ का पानी सब जगह मिलता है। अनक्लीन वाटर कोरोना में ज्यादा रिस्क नहीं है, बट वैसे जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, टाइफॉइड का रिस्क और हेपेटाइटिस का रिस्क ज्यादा रहता है। बट वैसे पानी ओवरऑल जो आप प्रिकॉशंस रख रहे हैं वो वैसे का वैसे ही रखिए। तो डॉक्टर मोनिका, पीने के पानी के लिए खास ख्याल इससे ज्यादा नहीं, जितना है उतना, मतलब वो हर चीज के लिए ही रखना है, कोरोना के लिए कुछ खास पीने के पानी की एहतियात नहीं है? कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एहतियात नहीं है, बट अब गर्मियां आ गई हैं और इस मौसम में, गर्मियों में जो है वो वैसे ही पीने के पानी के साथ बहुत सारी बीमारियां हर साल हमारे देश में फैलती हैं, चाहे हेपेटाइटिस है या चाहे जो है वो टाइफॉइड है, और बहुत सारे लोगों को सिंपल डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस तो होता ही होता है। तो इसलिए बेटर ये है कि आप पानी का जो है वो इस्तेमाल करने से पहले उसको जो है वो फिल्टर करें या उसको जो है उबाल कर ठंडा करके पिएं।
बट कोरोना पानी के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होगा। और डॉक्टर मोनिका, अगर सिर्फ खांसी है और कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ खांसी होने पर क्या कोरोना का टेस्ट करवाना है? नहीं जी, आईसीएमआर की गाइडलाइंस बहुत क्लियर कट हैं, जिसमें कि बुखार, ड्राई कॉफ और ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ये 3 क्राइटेरिया की बेसिस पे ही टेस्ट किया जाता है, या अगर आपका कोई कांटेक्ट है किसी कोविड-19 पेशेंट के साथ। सो सिर्फ खांसी तो इस मौसम में बहुत सारे लोगों को मौसम चेंज के साथ सीजनल कॉफ एंड कोल्ड भी होने वाला है, तो अगर आपको सिर्फ खांसी है तो पैनिक करने की भी जरूरत नहीं है और आपको कोरोना के टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। बेस्ट ये है कि आप अपने डॉक्टर से एक बारी फोन पे डिस्कस करें, या आप जो कोविड-19 की हेल्पलाइन है उस पर डिस्कस कर लें। पर जब तक आपको ये 3 लक्षण नहीं है कि आपको बुखार, ड्राई कॉफ और ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है, तब तक एज पर आईसीएमआर क्राइटेरिया आप टेस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। डॉक्टर बगई, ये ना जैसा आपने भी कहा ड्राई कॉफ के बारे में, अब सिर्फ खांसी है जो हम डॉक्टर मोनिका से बात कर रहे थे, अब सिर्फ खांसी जो है, क्या ये इसमें कुछ खास देखना है कि सिर्फ खांसी में ये वाली खांसी ना हो? ये ड्राई कॉफ क्या होती है? लोगों को समझ में नहीं आता ड्राई कॉफ होती क्या है। तो अक्सर देखा गया है जो आउट पेशेंट क्लिनिक्स हैं डॉक्टर्स के, कंसल्टेंट्स के, ऑलमोस्ट 30 to 35 अप टू 40% समटाइम्स पेशेंट्स हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के। अच्छा। जो पास्ट वीजर्स हैं, एलर्जिक कॉफ्स हैं, ब्रोंकाइटिस हैं, सॉ थ्रोट्स हैं, हजारों की तादाद में आते हैं। हर एक जो खांसी है और हर एक जो फीवर है वायरल इन्फेक्शन नहीं है, और हर वायरल इन्फेक्शन कोविड इन्फेक्शन नहीं है। तो जब कोविड इन्फेक्शन का जो शक हो, वो फीवर हाई होता है। नॉर्मली अगर टेम्परेचर के स्केल में देखा गया कि 100-101 से ज्यादा। जो ड्राई खांसी है, इट इज अ वेरी पिक्यूलियर काइंड ऑफ ड्राई हैकिंग कॉफ। उसकी जो खांसी का जो ढंग है वो अलग है। जो रूटीन कॉफ होता है वो वैसे नहीं है, इसमें जैसे लगातार ठसके लगते रहते हैं। और जो तीसरी चीज है, जो ब्रेथलेसनेस है, अक्सर 1-2 दिन के बाद ही सांस फूलने लगता है, एंड यू बिना हेल्प के आप बात भी नहीं कर सकेंगे। तो वो सिम्टम्स अलग रहते हैं। अच्छा। पर अगर आपके पास हल्की सी खांसी या फीवर हो और आपका कोई पॉजिटिव कांटेक्ट है आपके मन में, तो प्लीज उसको आप छुपाइए नहीं। कोविड का कोई इसमें स्टिग्मा नहीं है। आप लोकल डॉक्टर से इमीडिएटली संपर्क करिए और अगर जरूरत पड़े तो टेस्ट कराइए। सबसे बुरी बात यह होगी कि अगर आपका कोई कांटेक्ट है किसी के साथ जो पॉजिटिव इन्फेक्शन कैरी कर रहा है और आप उसको वो डिस्क्लोज ना करो, तो फिर आप वो जो हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर या साइलेंट कैरियर हो सकते हैं, वो ज्यादा डेंजरस कम्युनिटी के लिए हो सकता है। और डॉक्टर बगई, अब बुजुर्गों की अगर बात करें तो बुजुर्गों को क्या इम्यूनिटी वाली कोई दवा दे दें? लोग कह रहे हैं ये इम्यूनिटी की दवा ये ले लीजिए। ओके, सो राइट, जो ये पूरा जो ये चीज इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, मेरा ख्याल सारे इंडियंस को ये इम्यूनिटी का शब्द बहुत बेहद प्यारा है। क्योंकि ये एक सोशल डिस्कशन, मेडिकल डिस्कशन, टेलीफोन डिस्कशन, सोशल मीडिया डिस्कशन है कि ये इम्यून बूस्टर्स हैं। ये सब चीज गलत है। अगर आप किसी भी एज ग्रुप में बैलेंस्ड न्यूट्रिशन दें और वैसे कोई डेफिशिएंसी ना हो, तो आपकी इम्यूनिटी खराब नहीं होती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है वो अलग ब्रैकेट में होते हैं, जैसे जिसको कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी पर हो, या कैंसर ट्रीटमेंट पर हो, स्टेरॉयड ट्रीटमेंट पर हो, तो उनकी इम्यूनिटी कम रहती है। रही बात जो एल्डरली एज ग्रुप बियॉन्ड 65 के एंड स्पेशली बियॉन्ड 70-75 के, जो कॉमन चीजें हम सप्लीमेंट करते हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंसी या B12 डेफिशिएंसी, बट वो भी डॉक्टर की सलाह पे। अगर आप लगातार विटामिन लेते रहें, अक्सर ज्यादा विटामिन और ज्यादा कैल्शियम से ज्यादा हानि हो सकती है। जो भी आप विटामिन दें वो किसी डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए है। तो अगर आपके पास डेफिशिएंसी नहीं दिख रही क्लिनिकली, तो कोई स्पेसिफिक चीज देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मोनिका, तो ना लें फिर ये दवाइयां, मतलब बुजुर्गों को भी ना दें? विटामिन खाने से ज्यादा जरूरी है कि आप हेल्दी खाना खाएं। तो जैसे डॉक्टर बगई ने कहा कि ओवरडोज से जो है हम इतने सारे केसेस देखते हैं जिनमें विटामिन की ओवरडोज की वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो जब तक आपके डॉक्टर की सलाह नहीं हो तब तक आप जो है खुद से विटामिन की गोलियां ना खाएं तो ज्यादा बेटर है। सो डॉक्टर अक्सर जो है वो पहले असेस करते हैं कि आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, आपका मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक कैसा है, आपकी ओवरऑल डाइट कैसी है,
क्या आपको ऑस्टियोपोरोसिस या आपकी हड्डियां कमजोर हैं या नहीं है, आपको कोई विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या नहीं है। इन सारी जानकारी के बाद ही एक डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको क्या सिर्फ विटामिन B12 की जरूरत है, बी कॉम्प्लेक्स की, कैल्शियम की, विटामिन डी की। सो बहुत सारे कारणों की वजह से जो है वो डॉक्टर आपको ये सब दवाइयां प्रिस्क्राइब करता है। सो रैंडमली ओवर द काउंटर ये दवाइयां खरीद के खाने का कोई रोल नहीं है। ये दवाइयां तो अगर आपको प्रिस्क्राइब की जाएंगी तो वो सारा साल भर प्रिस्क्राइब की जाएंगी। अभी कोरोना के बीच में उनको जाके दुकान से खरीद के लेने का कोई पर्पस नहीं है। आपको अगर ये रिक्वायरमेंट होगी तो आपका डॉक्टर असेस करके आपको बताएगा कि इनमें से आपको कौन से सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं है। ओवरडोज से नुकसान जरूर हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। और अब डॉक्टर मोनिका, जैसे लोग घरों में हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वो सब है, तो क्या लोग पूछ रहे हैं क्या पड़ोसी से मिलने जाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए? क्या उनसे मिल सकते हैं या ना जाएं? आपको क्या भरोसा है कि आपके पड़ोसी जो है वो उनको कोविड नहीं है या वो आपको अपनी पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं? आप पड़ोसी क्या किसी पे भी भरोसा नहीं करिए, सिर्फ अपने घर के मेंबर्स के साथ जो है वो रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग में पड़ोसी को भी नहीं मिलना है। आप दीवार के आर पार जो है या फोन पे बात कर लेंगे, ठीक है, बट द मोमेंट सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होगा तो उसमें जो है वो कम्युनिटी स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। सो पड़ोसी भी उतना ही खतरा है जितना बाकी लोग हैं। पड़ोसियों को जो है फोन पे बात कर लीजिए, पड़ोसियों को मिलने नहीं चाहिए। यानी डॉक्टर बगई, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे ही दोस्तों से भी बात की जाए अभी फिलहाल? आप बात करते रहिए हमारे साथ, हम बात करते रहेंगे। नहीं, बट ऑन अ मोर सीरियस नोट जो डॉक्टर मोनिका ने कहा है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितने आप ज्यादा लोगों से घर के बाहर आप मिलेंगे, जितने ज्यादा लोगों के साथ आप बात करेंगे, अगर आप 3 फुट का डिस्टेंस भी रखेंगे, रिस्क तब भी है। तो आपका घर जाने का के बाहर का मकसद एक ही होना चाहिए कि अगर कोई डायर मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई आपका जो हेल्प है या घर में कोई ड्राइवर है या सर्वेंट है आपके लिए शॉपिंग करने जा रहा हो, या अगर वो सर्वेंट नहीं है आप अपने आप जाएं। मेरी दूसरी सलाह ये रहेगी कि हर दिन आप बाहर ना जाएं। अगर आप एक सिंगल पर्सन है घर में और आपको जाने की जरूरत है तो अगर हो सके जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं आप 2 दिन 3 दिन का स्टॉक इकट्ठा ले लीजिए। तीसरी चीज, अब गवर्नमेंट ने भी ये हेल्प करी है कि जो इमरजेंसी दवाइयां हैं वो भी आपको घर पहुंचाई जाएंगी। तो जो मेन जो बॉटम लाइन है कि जितना आप घर के बाहर एक्सपोजर कम रखें उतना आपका रिस्क कम रहेगा। अब खाने की जहां तक बात है डॉक्टर बगई, एक चीज है जिसको लेकर ना बहुत ही लोग डाउट में रहते हैं, वो है तली हुई चीज, जैसे पकौड़े। अब पकौड़े खाने बंद कर दें इस सीजन में, कोरोना सीजन में? आप घर आप घर में जो कुछ आप बनाना चाहें आप प्लीज बनाइए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो नॉर्मल बैलेंस डाइट है आप वैसे लीजिए। इसमें जो ज्यादा तली हुई चीज वैसे ही हार्मफुल है। तो ये नहीं कि आपने पकौड़े या जलेबियां या तले हुए समोसे हर दिन खाने हैं, वो नॉर्मली हेल्थ के लिए हानिकारक है। बट ओकेजनली अगर आप घर में पकौड़े बनाए या कुछ बनाए, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, इट इज सेफ। अगर आप किचन में हाइजीन रखें, रूटीन जो आप खाना नॉर्मली बनाते हैं और उसमें अगर पकौड़ा एग्जिस्ट करता है आपके जो लिस्ट में अगर बन रहा है तो प्लीज खाइए। नहीं डॉक्टर मोनिका, जैसे लोगों का रूटीन जो है ना वो घर पे बैठे हैं, छुट्टी है तो घर पे बैठे हैं, घर पे बैठे हैं तो पकौड़े बन रहे हैं, तो अब तो घर पे ही बैठे हैं तो वो फिर रोज बन रहे हैं पकौड़े, वो अवॉइड करें। बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि पकौड़े आप तब खाएं अगर आप कोविड खत्म होने के बाद बहुत सारे पैसे खर्च के नए कपड़े खरीदने को तैयार हैं, क्योंकि एक्सरसाइज तो हो नहीं रही है। पकौड़े खाएंगे तो 2-4 किलो वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप अपने कपड़ों की क्लोथ्स की अलमारी को जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो पकौड़े, पूरी, कचौरी सब कुछ खाएं। बट अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है, बहुत कम लोग जो है वो रूटीन से घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप रोज एक्सरसाइज करिए, एटलीस्ट कुछ ना कुछ स्टेप्स जो है वो जरूर चलिए, कुछ ना कुछ योगा या व्यायाम करें। बट एक्सरसाइज की इंटेंसिटी आधी से कम रह गई है। तली हुई चीजों का सेवन जो है वो डबल हो गया है। सो उसका नतीजा ये होने वाला है कि इस सब के एंड में वजन बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सो ये सारी तली हुई चीजों को खाते समय जो है वो ये याद रखें कि आप अपने शरीर को कितना नुकसान पहुंचाने वाले हैं।
सो वंस इन अ वाइल आपने अपने मूड को चेयर अप करना है तो ठीक है, कोई घर में ओकेजन है तो ठीक है, हफ्ते में 1-2 बारी ठीक है, बट अगर आप हर रोज ही अपना मूड ठीक करने के लिए पकौड़े या पूरी कचौरी बनाने लगेंगे तो ये ठीक नहीं है। डॉक्टर मोनिका, एक कहा जा रहा है सांस रोक के पता चल जाता है कि भाई कोरोना है या नहीं, इतने सेकंड सांस रोक लीजिए पता लग जाएगा, तो ऐसे ये पहचान कर लें अपनी संतुष्टि के लिए? सारा सोशल मीडिया पे आ रहा है कि आप 10 सेकंड तक सांस रोक सकते हैं तो कोरोना नहीं है, बट इस में कोई पुष्टि नहीं है और WHO ने क्लियरली कहा है कि ये कोरोना होने या ना होने का कोई सिम्टम नहीं है कि आप कितनी देर सांस रोक सकते हैं। सो इसके बेसिस पे आप नहीं कह सकते कि आप कोरोना नेगेटिव हैं। लेकिन डॉक्टर बगई, अगर सांस नहीं रोक पा रहे हैं कुछ सेकंड तक भी, तब क्या थोड़ा परेशान होने की जरूरत है? मेरा ख्याल वैसे ही इंडिया में जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो तो कम हैं, पर जो घर के डॉक्टर घूम रहे हैं वो काफी तादाद में हैं। प्लीज ये सारी चीजें ना ट्राई करिए, क्योंकि ये समटाइम्स रिस्की भी हो सकते हैं। ये सब सोशल मीडिया के थ्रू ये चीजें फ्लोट करती रहती हैं, एंड कोई आदमी को मिले तो उसमें वो 3 चीज और मिर्च मसाला डाल के फिर एक नदर ग्रुप में डाल देता है। ये सब चीज पूरी तरह गलत है, इसमें कोई चीज नहीं है। आप सांस बंद करके अगर कोरोना चेक करने लगे और ये चीज अगर वास्तव में सच है तो उसको आदमी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये सब चीज गलत है, इस अफवाहों में बिल्कुल बिलीव ना किया जाए। वैसे कितनी देर तक एक आदमी सांस रोक सकता है, या ट्राई ही ना करें? जैसे आप नॉर्मल करें, जैसे अगर कोरोना का पूरा ये जो पेंडेमिक ना होता, कोई भी आदमी घर में बैठ के अपना सांस रोक के तो बैठा नहीं होगा। जैसे आप नॉर्मली चल रहे हैं, अगर आपका वॉकिंग पेस, अगर आपका क्लाइंबिंग द स्टेप्स, अगर आपका रूटीन घर में जो भी है, गेट है, वॉकिंग है, उसमें आप ब्रेथलेस नहीं है तो आपको ये चीज एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बैठे बैठे आपका सांस नहीं फूल रहा, अगर आप अस्थमा नहीं है आपको, तो ये चीजें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जी, तो यही बस कुछ छोटे छोटे सवाल थे हमारे आप लोगों से। डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर बगई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, हम जानते हैं आप बड़े बड़े डॉक्टर हैं, शायद आपके लेवल के ना हो, लेकिन हम हर डॉक्टर से ये माफी मांग लेते हैं, क्योंकि सवाल अब इसी तरीके के आ रहे हैं जिसमें होता छोटा है सवाल, लेकिन समस्या बड़ी कर देता है और पता नहीं लगता किससे पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर बगई और डॉक्टर मोनिका।